जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। कारजनी.pk से इत्तिशाम। और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे यार। और आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना यार, ये मतलब एक बड़ा एक सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि हमारा इंडस्ट्रियल रिसर्च है ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री के ऊपर। मार्केट में जो इस वक्त लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि आपने पता होगा कि लाहौर के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी आज से तकरीबन कोई 6 साल पहले, ऑलमोस्ट 2016 में स्टार्ट हुई थी, कार फर्स्ट के नाम से। ठीक है, तो कार फर्स्ट का जो बिज़नेस मॉडल है वो ये था कि ये लोग इन्होंने डिफरेंट जगहों पर शहर के अंदर अपने परचेजिंग पॉइंट्स बनाए। मोस्टली उनमें से पेट्रोल पंप्स के ऊपर थे। और ये मैं उन व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ जो कि यानी कि लाहौर में रहते नहीं है या जिनको आइडिया नहीं है। अदरवाइज़ वैसे तो वो बड़े वेल नोन थे, बड़े फेमस थे। तो ये एडवर्टाइज़ करते थे अपने आप को हर तरह के मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज़पेपर, सब के अंदर अपने आप को एडवर्टाइज़ करते थे। और लोग इनके पास, इनके पॉइंट्स पे जाते थे, वहाँ पे ये गाड़ी की असेसमेंट करते थे, उसकी वैल्यूएशन करते थे और फिर आपको गाड़ी की ऑफ़र देते थे और विद इन अ डे आपको पेमेंट कर देते थे। और उसके बाद जो इनका मॉडल था वो ये था कि उन गाड़ियों को, ये जो कार डीलर्स हैं जो पूरे लाहौर में बैठे हुए हैं शोरूम्स वाले, उनको ये गाड़ियाँ बेचते थे ऑनलाइन ऑक्शन के ज़रिए, नीलामी के ज़रिए। तो हैविंग सेड दिस के बड़े अरसे इन्होंने काम चलाया अपना, बड़ी स्ट्रगल करते रहे उस हवाले से, और बहुत बड़ा बजट था इनके पास। मैंने जो कुछ रिपोर्ट्स जो हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स में पढ़ी हैं, वो ऑलमोस्ट ये था कि $50 मिलियन यानी कि $5 करोड़ की फंडिंग लेकर आए थे ये। तो इनिशियली इसकी बैक पे कोई जर्मन ग्रुप था। लेटर ऑन आज से तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 2 साल पहले वो ग्रुप भी, जो इनिशियल ग्रुप था, वो इस प्रोजेक्ट को बेच गया किसी और लोकल ग्रुप को यहाँ पे पाकिस्तान में, जिसके बारे में कोई मुतज़ाद किस्म की ख़बरें हैं मेरे पास, लेकिन वो क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि किसको बेचा। तो ओके, एनीवेज, तो वो जो बिज़नेस था, इन्होंने जो इनिशियल ग्रुप था उसने सेल आउट कर दिया। और अब जो बिग न्यूज़ है वो ये है कि अल्टीमेटली पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो चुका है। उनकी तमाम ऑपरेशंस बंद हो गए हैं। उनकी जो ऑफिशियल आप फेसबुक पेज देख लें, उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया है कि हम अपने तमाम ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं और कुछ फाइनल जो हमारा एम्प्लॉयज़ हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, जो आप कह लें ऑफिशियल चीज़ें वगैरह, वो भी शट डाउन हो रही हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक कंपनी जो कि इतनी बड़ी फंडिंग के साथ आई, अपने तौर पर, मैं कहूँगा अपने तौर पर एक बड़ा एक नया किस्म का ट्रेंड लेके मार्केट में आया, तो वो फेल क्यों हो गए। अब देखिए, अब हम भी कार डीलर्स हैं, मेरा शोरूम भी रहा है जो कि अब मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में बंद भी कर दिया है। तो आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा ग्रुप जो है वो आया, उसने इतने बड़े लेवल पे अपनी मार्केटिंग की, टीम्स रखी, डीलर्स को अप्रोच किया, लोगों को बताया, और उसके बाद वो एक नए आइडिया के बावजूद जो है वो फ्लॉप हो गए, जिसको कि आप स्टार्टअप कहते हैं आजकल की दुनिया में। तो वो फ्लॉप हो गया और यहाँ से उनको जाना पड़ा। इनके फ्लॉप होने के पीछे काफ़ी रीजंस थी। मैं पहले आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक मरतबा मेरा बाय चांस जाना हो गया इन लोगों के वेयर हाउस में। तो वैसे तो ये अपने वेयर हाउस पे किसी को बुलाते नहीं थे, लेकिन मुझे अब याद नहीं है क्योंकि बात पुरानी हो गई है, कि मैं कोई गाड़ी देखने गया वहाँ पर, या पता नहीं एज ए डीलर इनसे कोई बात करने गया कि मैं आपसे गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, या कुछ इस तरह का मामला था। तो इनका गुलबर्ग में, लाहौर गुलबर्ग में एम आलम रोड पे जो कैफ़े ज़ूक आता है, उसके बिल्कुल अपोजिट, कैफ़े ज़ूक कॉर्नर के ऊपर है, और उसके जो साथ वाला जो एडजेसेंट कॉर्नर है, वो वहाँ पे एक ग्राउंड है, पार्क है वहाँ पे, उसको मेरा ख्याल है शायद उसको डूंगी ग्राउंड कहते हैं, लेकिन वो पार्क वहाँ मौजूद है। उस पार्क के अंदर जब आप, जैसी आप गाड़ी आपकी ड्राइववे से अंदर एंटर होती है, तो डबल बेसमेंट्स थी, 2 बेसमेंट्स थी वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ इन बेसमेंट्स के अंदर इनकी पार्किंग, इन्होंने वहाँ पे तकरीबन कोई 100-150 गाड़ियाँ जो थी वहाँ पे, जो इन्होंने ख़रीदी हुई थी मुख्तलिफ लोगों से, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो मैंने जब उन गाड़ियों को पहली नज़र में देखा, तो मैं फ़ौरन, यानी कि जो मुझे एक फ़ीलिंग आई ना, वो ये फ़ीलिंग आई मुझे कि इनकी के जो बाइंग है वो इनकी ठीक नहीं है। और डेफिनेटली बाइंग ठीक ना होने की रीज़न जो है वो ये है कि देखिए, हम लोग कोई, मैं इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी ये है कि हम लोग कोई अमेरिका या दुबई या इंग्लैंड नहीं है जहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो रद्दी के बराबर उनकी वैल्यू है, या पुरानी गाड़ी आप जनाब, अगर आपके पास टोयोटा है, आप टोयोटा की डीलरशिप को पुरानी गाड़ी दें और वो एडजस्ट करके 0 मीटर गाड़ी आपको मज़ीद किस्तों पे अगली गाड़ी दे देते हैं। तो पता चलता है कि आपने जनाब बाज़ का तो $0 पे किया आपने, और अब जनाब पुरानी गाड़ी आपने दी, अगली लेके आप चलते बने और आपने हिसाब के में गाड़ी एडजस्ट करवा ली और आप लेके चलते बने। यहाँ तो गाड़ी के 1-1 रुपये पे लोगों की जान जाती है। और जब से ये
आपको पता है जब से ये लिस्टिंग वेबसाइट्स आई हैं जिन पे आप अपनी गाड़ी का ऐड खुद लगाते हैं और फिर करते हैं, तब से तो पूरी ऑटो मार्केट का सिनेरियो ही चेंज हो गया ना। यानी कि पहले एक दौर होता था जब लोग कार डीलर के पास शोरूम पे जाते थे, गाड़ी बेचा करते थे। एक मिनट ज़रा प्लीज़ ज़रा होल्ड इट। जी वेलकम बैक। तो लोग जो थे वो शोरूम पे जाते थे, गाड़ी बेचते थे, उनको शोरूम वाले की मर्ज़ी की कीमत लगती थी और पूरी मार्केट एक ही कीमत लगा रही होती थी और उनमें बहुत बड़े बड़े गैप्स हुआ करते थे बीच में। यानी कि मैं आज से 15-20 साल पहले की बातें कर रहा हूँ कि उस ज़माने में एक एक कार में से, करोला वगैरह में से 3-3, 4-4 लाख रुपये, 5-5 लाख निकाल लिया करते थे। और जो आउट ऑफ द मार्केट गाड़ी उनमें तो 20-20 लाख रुपए की दिहाड़ियाँ लग जाया करती थी। तो वो जब से लिस्टिंग वेबसाइट्स आई हैं, पावर जो है वो कस्टमर के हाथ में चली गई है, सारी की सारी बार्गेनिंग पावर। तो अब गाड़ी लेना बहुत मुश्किल काम है और आप हार्डली 50,000 से लेके 1.5 लाख तक, और कोई कोई गाड़ी होती है जो किसी मखसूस वजूहत पे आपको 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक दे जाए आपको। अदरवाइज एवरेज मार्जिन जो है ना वो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये से 1.25 लाख के इन बिटवीन शफल करता है आपका। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर तो लोग अपनी गाड़ी के लिए एक एक पैसे पे जान देते हैं। तो इसीलिए जब मैंने अपने गाड़ियों का काम स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने होंडा सिविक से स्टार्ट लिया था, क्योंकि सिविक के जो कस्टमर्स होते थे, जो बेचने वाले होते थे, वो बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े पैसों के ऊपर ना बहस नहीं किया करते होते। अब अमीर आदमी है, उसके लिए 25-30 हज़ार रुपये इतना मैटर नहीं करता। वो कहता है यार मुझे सारा दिन सुबह से लोग तंग कर रहे हैं, अच्छा यार ये अब लेने आया है गाड़ी, इसको दे दो। तो वो इस तरह के मामला ना। जबकि यही आप सुजुकी वगैरह पे चले जाएँ तो आपको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी डिमांड भी है, कॉल्स भी आ रही हैं, लोग ऑफर्स भी लगा रहे हैं। तो वो गाड़ियाँ आपको लेना जो है खासा मुश्किल है। सुजुकी का ब्रांड है, या छोटी गाड़ी कहने का मतलब है, खासा मुश्किल होता था। तो इन्होंने अब ये जो लोगों का देखें ना आप, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट आप देखते हैं इनकी, कि इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग्स हैं, फिर इनके पास रिटेल के इतने सारे, वो रिटेल तो नहीं है, परचेजिंग पॉइंट्स खोले हैं, उनके ओवरहेड्स हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपया लग रहा है। वो सारा कुछ आपने उन गाड़ियों में से निकालना है जिनमें 70-80 हज़ार रुपये का मार्जिन है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना आप ये चीज़ें सारी की सारी। तो इनका जो है जब मैं इनके वहाँ वेयर हाउस में पहुँचता तो मैं देखता हूँ कि हर वो मॉडल इनके पास मौजूद है जो कि यानी कि मार्केट में बिक नहीं सकता। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे मैं लाहौर में था तो सिंध नंबर की गाड़ियाँ खड़ी हैं, पुराने मॉडल की 99, 2000, 2001 की लैंड क्रूजर्स खड़ी हैं वहाँ पे। इसके अलावा मिसाल है कि जापानीज़ गाड़ियाँ, जैसे कि ऐसी जापानीज़ गाड़ियाँ 660 की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, जिस तरह आप ये देखें कि डायहाट्सो मीरा है, डायहाट्सो मूव है, तो उनकी एक अच्छी खासी मार्केट है। तो वो गाड़ियाँ नहीं हैं इनके पास। इनके पास वो वाली जापानीज़ गाड़ियाँ हैं जो आपको बहुत कम कहीं देखने पे मिलती हैं। जैसे होंडा की कुछ 660 आती है, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहे, मित्सुबिशी की 660 हैं, वो आ रही हैं गाड़ियाँ, ठीक है। तो वो गाड़ियाँ इनके वेयर हाउस में खड़ी हैं। और प्लस ये कि अगर होंडा सिविक खड़ी भी है तो सिविक में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर मॉडल है वो ओरियल प्रोस्मेटिक होता है, यानी कि ऑटोमेटिक गियर विद सनरूफ। तो इनके पास जो खड़ी होंगी विद हार्ड टॉप खड़ी होंगी, विद मैनुअल गियर खड़ी होंगी। तो यानी कि लोग इनको अपनी वो गाड़ियाँ जो बिक नहीं पा रही होती या जिनको बेचने में उनको टाइम लग रहा होता है, लोग वो गाड़ियाँ इनको जनरली बेचते थे। अब इतने बड़े लेवल पे काम किया, दूसरी वाली भी होती होंगी, वो भी होंगी, लेकिन वो डेफिनेटली कम थी उसके मुकाबले में जो ये आउट ऑफ द मार्केट गाड़ियाँ या कार्स ऑफ लेस डिमांड जो है वो ज़्यादा थी इनके पास। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये कि आपने, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कस्टमर जो वो पैसे छोड़ने को राज़ी नहीं है। ये ऑफ़र लगाते थे तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपये मार्केट से नीचे, तो उस पर गाड़ी कौन देगा। अब आ जाए दूसरी तरफ इनके जो वो थे, जो डीलर हजरात थे, शोरूम्स वाले। अब देखिए मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने एक ब्लैक कलर की सिविक रिबॉन बेची थी, जो कि गलती मेरी है। मैंने एक मैकेनिक था जो कि कमीशन एजेंट बना हुआ था। जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी अ मिनट। जी सॉरी, तो वेलकम बैक। ओके, तो एक मैकेनिक था जो कमीशन एजेंट बना हुआ था। ब्लैक कलर की गाड़ी थी सिविक रिबॉन, रात के अंधेरे में देखी, और मैंने गाड़ी फिज़िकली दिन की रोशनी में नहीं देखी, और उसकी मैंने इंस्पेक्शन सर्विस से इंस्पेक्शन करवाई मैंने, और मुझे पूरा सर्टिफिकेट मिल गया गाड़ी का। तो जिस जगह पे माइनर स्क्रैच शो हो रहा है वो स्क्रैच वहाँ मौजूद है, लेकिन वो बड़े सेंसिटिव पार्ट पे, यानी बोनट के बिल्कुल सामने सेंटर में, उसकी टिप के ऊपर। तो वो जब गाड़ी मेरे सामने आई ना, जिस दिन मैंने पेमेंट करनी थी, जब वो बंदा और वो मैकेनिक जो है, यानी बेचने वाला और मैकेनिक दोनों गाड़ी लेके आके मेरे घर पे खड़े हो गए पेमेंट के लिए, तो तब मैंने जब पहली नज़र में गाड़ी देखी तो आई वाज लाइक कि यार ओके, ये तो कोई गलती हो गई है, ठीक है ना। तो
बात करने का मतलब ये है कि जब तक आप फिजिकली गाड़ी को नहीं देखते, अब देखें जापान की जो ऑक्शन शीट्स है ना, उनके में और यहाँ वाली ऑक्शन शीट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जापान की गाड़ियों पे छोटी छोटी खराशें नहीं पड़ी होती, या अगर कोई उन पे कोई इस किस्म का फॉल्ट आता भी है तो उनके कैमरास बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन कैमरास होते हैं, वो उन पे काम करते हैं, उनकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो मैं एज ए डीलर, क्योंकि मैं इनकी उसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता होता था, जिस टाइम पे ऑक्शन होती थी मैं साइन इन कर लेता था। तो एक तो ये कि गाड़ी को फिजिकल इंस्पेक्ट करना और गाड़ी को आपने ऑनलाइन देख के आपने लेना है, तो उसके अंदर फ़र्क है। वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होता जो फिजिकली गाड़ी को आप आंखों के सामने देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, उसमें ये प्रॉब्लम थी कि जब एक गाड़ी देखें, अब सारी गाड़ियों के मालिक कारफर्स खुद ही था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कि जी के मालिक से अप्रूवल रिक्वायर्ड है, ठीक है। जिस तरह जनरली ऑक्शंस में होता है कि जब गाड़ी ऑक्शन हो जाती है तो उसके बाद फैसला जो होता है वो मालिक होल्ड करके रखता है। ऑक्शन हाउस अपने सर्विस के चार्जेस ले रहा होता है या कमीशन वट जो भी वो ले रहे होते हैं, तो वो ऑक्शन हाउस के साथ होती हैं चीज़ें। तो सॉरी, आप मेरी कम्युनिकेशन के ज़रा माजरत यार, ज़रा चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। ओके, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। इनकी ऑक्शन में क्या होता था कि बिडिंग लग रही है, आप भी देख रहे हो, और आपको लग रहा है कि यार ये प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। एज ए डीलर हम असेस कर रहे हैं कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, इस प्राइस में हमारे लिए क्या चाम है, कोई चाम नहीं, हम इसमें क्या कमाएंगे, ठीक है ना। तो वो जब उसकी बिडिंग का टाइम जब ख़त्म होता था तो उसके बाद वो टाइमर दोबारा से स्टार्ट हो जाता। तो भाई बंदा कहे कि आप क्या जाली बिडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं डीलर्स को कि जी जाली बिडिंग, आपके अपने लोग खुद ही बैठ के उसमें बिड कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको ऑफर लगी है तो आप बेच लेना आप गाड़ी। तो वो तो नहीं बिकती थी आपकी गाड़ी, वो दूसरी दफ़ा आती थी, तीसरी दफ़ा आती थी, 2 दिन बाद भी आ रही होती थी ऑक्शन के अंदर। तो एक तो ये रीज़न थी इनकी। दूसरी बात ये है कि जब आपने कस्टमर से 1.5 से 2 लाख रुपए गाड़ी आप सस्ती ले सकते हैं तो डीलर भी लोगों से ले सकते हैं। अच्छा, अब जो मेरे जैसे डीलर्स थे जो कि हम लोग यानी कि नए यानी कि इस बिज़नेस में आए थे, मतलब अगर मैं 3-4 साल की बात करूं तो नए ही है ना हम लोग। अब यानी कि आप कह लें कि जो लोग 30-30 साल से काम कर रहे हैं तो हम तो नए हैं उनके सामने। तो वो लोगों के जो है उन लोगों के लिंक्स इतने ज़्यादा होते हैं। अब हम क्या करते थे, हम नेट से गाड़ी देख के घरों से जाके लेके आते थे। तो मुझे उन लोगों से के पास बैठने से ये पता चला कि ये लोग गाड़ी ख़रीदने के लिए कहीं नहीं जाते, इनके लिंक्स हैं, जैसे ब्रोकर्स होते हैं जिनको चूहा भी कहते हैं, मैकेनिक्स हैं, ड्राइवर्स हैं, चलते फिरते जो डीलर होते हैं जो डीलिंग्स करवाते हैं, वो लोग इनको गाड़ियाँ ख़रीद के दे देते हैं। तो डीलर जब खुद उसके ऊपर 1.5-2 लाख का मार्जिन कमा सकता है तो वो अपना मार्जिन आपसे 50% स्प्लिट क्यों करेगा। देखिए, अब यूएस के अंदर या दुबई के अंदर एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, दुबई में अगर आप गाड़ियों का काम करें ना तो एवरेजली 2000 दिरहम पर गाड़ी आपको प्रॉफिट बचता है। यूएस में ये $2000 पर गाड़ी एवरेज प्रॉफिट है। इसमें ज़्यादा भी हो जाता है, $10,000, 10,000 दिरहम तक भी बात जारी होती है, और कम पे भी काम आ रहा होता है। तो ये इस तरह चीज़ें शफल करती हैं, इस तरह चीज़ें ऊपर नीचे मूव करती हैं। तो डीलर आपसे क्यों शेयर करेगा। तो ये इनके फेलियर की कुछ वजूहात थी जो कि इन्होंने शुरू किया काम। तो बात ये कि, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट कीजिए, जितने भी आईटी के वेंचर्स हैं, मतलब आप देख लें कि चाहे वो किसी हवाले से फूड के हवाले से हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के हवाले से हैं, चाहे वो गाड़ियों के हवाले से, चाहे वो एक जनरल आप पर्सनल जो अपनी चीज़ें मोबाइल और जो पर्सनल चीज़ें घर का सामान वगैरह बेचने के हवाले से आप लगाते हैं चीज़ें, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, आप देखें कि इन वेबसाइट्स का जितनी भी है, चाहे वो ये जो अपना राइड हेलिंग सर्विसेज हैं जैसे उबर और करीम है, आप देखें इनका बिज़नेस मॉडल क्या है। ये खुद कोई काम नहीं करते। जितनी भी आईटी कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त बन रही हैं, जो एप्लीकेशन के ऊपर बिज़नेस कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, इनका बिज़नेस मॉडल ये होता है कि ये सिर्फ मिडल मैन, सिर्फ ब्रोकर का काम करते हैं। ये अपनी कमीशन चार्ज करते हैं, उसमें से फ़ारग है, बाकी किसी का नफ़ा है नुकसान है, ये प्रॉफिट नहीं कमाते, ठीक है। इन्होंने सिर्फ कमीशन कमानी है, या जो आप इनकी वेबसाइट या इनकी एप्लीकेशन पे आप ऐड पोस्ट करेंगे वहाँ से पैसे कमाएंगे ये। और प्लस जो गूगल जो पैसे मिलते हैं, जो एड्स की जो ट्रैफिक होती है, वो वाले जो पैसे इनको मिलते, तो उन वाले पैसों से जो है ना इनका बिज़नेस मॉडल वो होता है। तो ये जिस कंपनी ने भी खुद बिज़नेस करने की कोशिश की है आईटी के अंदर, मैंने तो उनको ये देखा है कि वो फेल ही हुए। अभी लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो एयरलिफ्ट वाले बंद हो गए, ठीक है ना जी। अब वो बसें ऑपरेट करवा रहे थे लोगों से, परमानेंट बेसिस पे कर रहे थे। तो
वो अब बस वाले को अगर सूट नहीं कर रहा उतना किराया तो वो डेफिनेटली रिफ्यूज़ कर देगा, क्योंकि बस वाला जो है वो ऊबर और करीम में तो देखें बहुत सारे एमेच्योर्स हैं ना, सारे ड्राइवर्स जो मोस्टली लोग हैं। मतलब मैंने भी अपने आप को करीम पे रजिस्टर करवाई थी अपनी गाड़ी, तो मुझे उसमें खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं हुई और मैंने 2 दिन के बाद उसमें साइन आउट कर दिया और फिर दोबारा कभी नहीं किया उसको। तो मैंने तो उसको इसलिए किया था कि यार ज़रा इसको ट्राई तो करें ना कि ये कैसा फ़ील होता है। तो जितने भी आईटी वेंचर्स है ना, ये अपना इनका खुद का कोई बिजनेस नहीं होता, ये खुद को प्रॉपर्टी ओन नहीं करते, खुद कोई होटल ओन नहीं करते, ये सिर्फ ब्रोकर्स हैं। ये एक तरह का कमीशन माफिया है जो एक नया आप कहें का आज के टेक्नोलॉजिकल सॉरी एक्सक्यूज़ मी अच्छा आज के टेक्निकल दौर में आप कहें कि ये ऑनलाइन ब्रोकर माफिया पैदा हो गया कि इनके कमीशन इनका मॉडल है। तो जो भी इसमें अपना बिजनेस करने की कोशिश करते हैं वो फिर प्रॉफिट भी फिर कमाएगा, लॉस भी करेगा। तो आप देखिए ना कि जो लोग नेट पे प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, गाड़ियों की कर रहे हैं, चीज़ों की कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट भी हो रहा है, उनको लॉस भी हो रहा है, उनका सारा कुछ हो रहा है। तो जो एप्लीकेशन भी ये करने की कोशिश करती है उनको प्रॉफिट भी होगा, उनको लॉस भी होगा। तो जो बसों वाले थे एयरलिफ्ट के, उन्होंने कह दिया होगा कि भाई हम प्रोफेशनल लोग हैं, इतने पैसे तो हमें फलानी जगह गाड़ी चला के मिल जाते हैं, तो हम आपके साथ क्यों बस लगा के रखें। तो वो उनको भी जाना पड़ा वहाँ से। तो ये जो आईटी वाली कंपनीज़ हैं इनके लिए बेहतर यही होता है कि ये एज ए कमीशन एजेंट, एज ए ब्रोकर काम करें, अपनी कमीशन लें और बीच में से निकलें। तो ये वजह थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि मतलब जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये कंपनी बंद हुई। ये मेरे अपने कुछ पर्सनल असेसमेंट्स। और हाँ, मज़े की आपको एक और बात बताता हूँ जाने से पहले कि एक मरतबा मैंने एक सिविक रिबर्थ ब्लैक कलर की ख़रीदी। तो वो मैं चला गया रात के टाइम, हालांकि रात के टाइम गाड़ी देखने नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो उसकी वजह यह है कि आप गाड़ी को अच्छी तरह जज नहीं कर सकते। तो मैंने जब वो गाड़ी ले ली तो बस उन साहब का दाव लग गया उस दिन कि गाड़ी उनके नाम पे नहीं थी और उन्होंने कुछ इस किस्म की लफाजी इस्तेमाल की कि मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी इन्हीं के नाम पर है। तो जब अगले दिन जब पेमेंट की बारी आई तो जी फाइल आ रही है, कहाँ से आ रही है, जी एम आलम रोड से आ रही है। तो मुझे फ़ौरन शक हुआ, मैंने कहा यार ये तो कार फर्स्ट वाले लगते हैं, क्योंकि वहाँ एम आलम रोड पे तो कार फर्स्ट का ऑफिस है और तो किसी का भी नहीं है। तो वही हुआ कि जब वो डॉक्यूमेंट्स पहुँचे तो एक आईडी कार्ड के ऊपर जो एक्चुअल सेलर था उसके आईडी कार्ड के ऊपर स्टैंप लगी हुई थी फॉर कार फर्स्ट यूज़ ओनली। तो मैंने कहा आप तो कह रहे थे कार फर्स्ट की गाड़ी नहीं, तो कार फर्स्ट की गाड़ी है। तो हो ये रहा था बेसिकली कि कार फर्स्ट वालों के ऊपर ऐसा टाइम आया हुआ था कि वो गाड़ियाँ जो थी वो घरों पे रखवा के अपने एम्प्लॉयज़ की या अपने जो डीलर्स या जिनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप चलाई हुई थी उनके, क्योंकि आम आदमी को तो वो लिफ्ट नहीं कराते थे, उसको तो पॉलिसियाँ सुनाते थे रंग बिरंगी के जी हमारी ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी है, हम किसी को पार्टनर नहीं बनाते, यूँ नहीं है, वो नहीं है, बस जी हमारे ये इसमें एप्लीकेशन पे आप बिडिंग में आ जाएं। भी अब अगला डीलर भी बिजनेसमैन है, वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि फटाफट बिडिंग लगाना शुरू कर देगा आपके साथ। तो घरों पे खड़ी करके ये लोग गाड़ियाँ डिस्पोज ऑफ कर रहे थे, इनके ऊपर ये टाइम आया हुआ था। तो ऑटो इंडस्ट्री का इस वक्त पाकिस्तान में जी बहुत बुरा हाल है। सिर्फ मेरा शोरूम बंद नहीं हुआ है, एमजी का शोरूम बंद हो गया, ये गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड वाला। जी तो वेलकम बैक। तो एमजी का जो शोरूम है वो बंद हो गया है, इसके अलावा मेरा भी बंद हुआ। फिर मैंने देखा है कि कई जो डीलर हजरात थे जो बड़े पुराने और बड़ा अच्छा काम करने वाले थे, मैं उनके शोरूम पे गया लास्ट वीक, जाना हुआ तो पता चला कि सारी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ख़त्म करके तो जनाब अब टोटल जो है ना वो जो ऑन पे बेचने के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं ना वो उनके पास खड़ी हैं। वजह क्या है कि सेकेंड हैंड गाड़ी बिक नहीं रही, सेकेंड हैंड गाड़ी इतनी महंगी हो गई है, फिर उसके प्राइस नीचे आने की चांस पैदा हो गया। ये काम पिछले साल भी हो चुका है कि पहले प्राइस ऊपर जा रही थी तो तब लोग रुक गए कि नीचे आएगी, वो फिर नीचे आ गई तो जो महंगी बाइंग थी वो फंस गई सारी की सारी, और अब दोबारा से वही साइकिल है। तो वो अब जो मोस्टली जो लोग हैं जो कर सकते हैं शिफ्ट, वो सेकेंड हैंड गाड़ी से निकल के तो वो 0 मीटर गाड़ी यानी कि सीधे लफ्ज़ों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ आ गए कि ब्लैक मार्केटिंग है, लोगों की मजबूरी है। भाई आपको गाड़ी लेनी है तो साल बाद ले लीजिए कंपनी से, आज लेनी है तो 10 लाख हमें दे दीजिए। तो ये वाला मॉडल चल रहा है इस वक्त। तो अल्लाह रहम ही करे पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री पे। तो बाकी अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दें, अपने राय का इजहार कीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।